नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा सर करता हूं आप सभी का स्वागत। आप सभी का सर जीएस का एक्सपर्ट, जीएस की स्पेशल क्लास आप सभी के लिए। तो आज जब ये क्लास आपके लिए तैयार हो रही है तो आज तारीख है 20 जून और 20 जून को हमारे प्रशांत सर का आता है बर्थडे। तो उसी बर्थडे के अवसर पर मैंने सोचा कि आज क्या दे। वैसे तो पार्टी वगैरह सब कुछ है, मतलब खाना पीना भी है। आप मतलब हम जब मैं अगर आज ऑफलाइन भी क्लास लेकर आया हूँ, वहाँ पर सब कुछ इंतज़ाम था। फिर मैंने सोचा कि भाई एक बच्चों के लिए पढ़ाई से बेहतरीन और क्लास से बेहतरीन कुछ रिटर्न गिफ्ट नहीं हो सकता, कुछ भी तोहफा नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि प्रशांत सर और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा मतलब एक टॉपिक निकाल के लाता हूँ पॉलिटी का, जो कि जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो टॉपिक, और जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो आते रहे हैं और आते रहेंगे, ऐसे सवालों की आज ये स्पेशल क्लास है। तो प्रशांत सर को मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब भी कमेंट बॉक्स में सर के लिए अवश्य लिखें कि सर का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद है कि हमारे सर जिए हजारों साल और साल के दिन हो एक है, ये भी हम बोल सकते हैं। और ऐसे हजारों सालों हजारों दिन का एक मतलब दिन बने, उसकी हजारों साल बने और साल के भी साल बने, सर हमेशा रहे। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि पार्टी अपनी जगह है, ठीक है, सब सेलिब्रेशन अपनी अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह है। आप जिंदगी में कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बिना पढ़ाई के सिलेक्शन नहीं होगा। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट डू इट, बट टारगेट शुड बी अचीव, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो और अगर आपको उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे काम से पर्सनली मेरा मानना यह है कि उस काम को करने ना करने से कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ भी करें, लेकिन टारगेट शुड बी अचीव्ड। एक सेकेंड शायद। ठीक है जी, तो चलिए भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिना इंग्लिश के एसएससी और वनडे एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए हमारे प्रशांत सर की वैल्यू आप सभी कैंडिडेट्स के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जीएस इज अ किंग मेकर। कोई भी सब्जेक्ट कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन जीएस एक किंग मेकर विषय है, था और हमेशा रहेगा। एंड मेरिट तो डिसाइड आपका जीएस ही करेगा। और जीएस एक कितना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप उसे कछुए की रफ्तार से डेली बेसिस पर लगातार चल के और पढ़कर ही क्रैक कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मिशन 2025 की जो सीरीज चल रही है आपकी एसएससी, सीजीएल, रेलवे, दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए, यानी एसएससी के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, जीएस पॉलिटी की क्लास नंबर 7 है। टॉपिक है जुडिशरी, न्यायालय या न्यायपालिका। पूरे में से पूरी नंबर वाली क्लास है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं आपके। ऐसे क्वेश्चन जो आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। और ये जो मैं क्लास आपकी ले रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की भी सीरीज शुरू होने जा रही है। जैसे आपने देखो पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको इकोनॉमिक्स देखने के लिए नहीं मिलता, तो बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स की भी शुरुआत मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। ठीक है, चले भाई, पहला क्वेश्चन, पहले सवाल की ओर तो खैर हम चलेंगे ही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक थ्योरी में एक इंट्रो समझा देता हूं, मतलब थोड़ा एक पार्ट समझा देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखो, इंडिया में अगर हम जुडिशरी की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, न्यायालय की बात करें, तो न्यायालय में सबसे ऊपर आपका आता है सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, ठीक है, सबसे ऊपर सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं बहुत सारे हाई कोर्ट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। और फिर आपके आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि जो भी ऑर्डर होता है वो ऊपर से नीचे होता है, और ऐसे सिस्टम को हम लोग इंटीग्रेटेड कहते हैं। मतलब हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है हमारे देश में, जो न्याय व्यवस्था है, वो इंटीग्रेटेड सिस्टम के ऊपर काम करती है। इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब है कि अखंड व्यवस्था के ऊपर काम करती है, अखंड व्यवस्था के ऊपर कार्यरत है, या हम इसे एक और नाम कहते हैं हिंदी में एकीकृत। हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है वो है एकीकृत। इसका मतलब होता है
कि ऊपर वाले कोर्ट ने जो कहा है वो उससे नीचे वाले को मानना ही पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट ने जो कहा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो पहला फीचर यानी कि हमारे न्यायिक व्यवस्था का पहला फीचर, पहली विशेषता तो ये है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, इंडियन जुडिशरी जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, यानी एकीकृत है, अखंड है। सेकेंडरी थिंग अगर आप यहां पे देखेंगे, महसूस करेंगे, तो दूसरा फीचर यह है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब स्वतंत्र है, स्वतंत्र यानी कि आजाद है। तो स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है, किसी के भी प्रेशर में आके हमारा न्यायिक सिस्टम काम नहीं करता है। यही हमारे जुडिशरी की खास बात है। और हमने जो हमारा जुडिशरी सिस्टम लिया है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने यूएसए, अमेरिका जैसे देश के संविधान से लिए हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने पहली स्लाइड में आपको कुछ ऐसी बातें समझाई, कुछ ऐसी बातें आपको बताई जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि बहुत सारी बातें क्लियर आपकी क्वेश्चंस में हो जाएंगी। और किसी एक चैप्टर को कैसे टारगेट करना चाहिए, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, आज इस सेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। एसएससी वालों हो जाओ तैयार इतिहास रचने के लिए। देखो जी, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? एबीसीडी 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एसएससी एमटीएस 2021 का जो आपका पेपर हुआ उसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं आज के, ऐसे सवाल हैं जो पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि जो आपके दीपक सर ने कहा है वही रामबाण है, वही ब्रह्मास्त्र है, वही पत्थर की लकीर है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 30 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1954, 15 जनवरी 1952 या 26 जनवरी 1950 को? तो पहले का आंसर आप लगा लो, ऑप्शन नंबर डी। सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जन 1950, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो 1950 में सुप्रीम कोर्ट में थे कुल मिलाकर टोटल जज, कुल न्यायाधीश आपसे पूछे जा सकते हैं, तो टोटल न्यायाधीश थे 8, यानी 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। इस 8 न्यायाधीश में एक तो होता था सीजीआई। सीजीआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यहां में से सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस कह सकते हैं। और 7 जो होते थे वो होते थे आपके अदर जजेस, यानी कि अन्य न्यायाधीश। अदर जजेस कहने का मतलब यह है कि अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जन 1950, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर 1950 में होते थे 8 जज, जैसे आज के समय में कुल मिलाकर हैं। अगर हम 2025 की बात करें प्रेजेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर 34 हैं जज, ऐसे ही 1950 में 8 होते थे। 8 में से एक सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता था, बाकी के 7 होते थे अन्य जजेस। ठीक है, अन्य न्यायाधीश। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच इंस्टीट्यूशन हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किस संस्था को है? कौन सी संस्था ऐसी है, कौन सी अथॉरिटी ऐसी है जो कि इंडिया का आपका देखा जाए तो फाइनल इंटरप्रिटेशन का रखती है कि किस आर्टिकल का मतलब संविधान में क्या है, ये अधिकार किसके पास है अंतिम तय समझाने का? पार्लियामेंट, संसद के पास, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के पास, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के पास। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में ऑलरेडी पूछा जा चुका 2016 में। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2016 में पूछा गया, और बाद में भी इसे बहुत से एग्जाम्स में भी ऑलरेडी आपसे पूछा गया। ठीक है, तो फाइनल इंटरप्रिटेशन जो अथॉरिटी है भाई, अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार है संविधान का, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी ये सर्व ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि कौन सा आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी सर्वोच्च न्यायालय फैसला करता है कि कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है। तो इसे कहते हैं फाइनल इंटरप्रेटर, अंतिम व्याख्या करता है। यह ध्यान रखना, फाइनल इंटरप्रिटेशन यानी कि अंतिम व्याख्या का अधिकार देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय, वो संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 124 में है।
आर्टिकल 124 124 124 ये कहता है कि देयर शैल बी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर, अच्छा ये फाइनल इंटरप्रेटर है संविधान का, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक और नाम है, सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की रक्षा करने वाला, तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहा गया है। सवाल नंबर 3, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन अ हाई कोर्ट इज मैंडेटरी? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। SSC GD 2019 का ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में बनना चाहता है, जज न्यायाधीश बनना चाहता है, तो बताओ हाई कोर्ट में उसने कम से कम कितने साल तक प्रैक्टिस की हो, यानी हाई कोर्ट में कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो सवाल नंबर 3 है, ये आपसे सुप्रीम कोर्ट का जज की क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, यानी कि ये आपसे उसकी योग्यता पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब कितनी योग्यता कम से कम आपको चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो भारत का नागरिक तो होगा ही होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट है, किसी लाभ के पोस्ट पे भी नहीं होगा, यानी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं संभालेगा। ठीक है, प्लस शुड नॉट बी मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड बैंकरप्ट, पागल और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, और उसे हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल के आसपास का। हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होना चाहिए 10 साल के आसपास का, यानी कि टोटल 10 ईयर्स उसने वहां पर हाई कोर्ट में वकालत की हो, या सुप्रीम कोर्ट में भी एज एन एडवोकेट मतलब रहा हो, तो उसमें हाई कोर्ट में कम से कम उसे 10 साल का एक्सपीरियंस रहा हो। वो भी आप ब्रैकेट में लिख देना लगातार, यानी कॉन्जिक्यूटिव, बिना रुके। ये नहीं कि 2 साल कर लिया फिर 2 साल का गैप दे दिया, फिर 2 साल कर लिया फिर 2 साल का गैप दे दिया, ऐसे 30 साल में 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ, नहीं लगातार 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ हो। ठीक है, सवाल नंबर 4, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इश्यूज रिट्स? किस लेख के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, यानी किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास रिटों को इश्यू करने की पावर है? रिट का मतलब आदेश होता है, कई बार हिंदी में आदेश की जगह आपको रिट लिखा आ सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। SSC MTS 2017 में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, आर्टिकल 20, 56, 68 और 32। देखो, रिट्स इश्यू करने का पावर सिर्फ देश में 2 ही लोगों के पास है। रिट का मतलब ऑर्डर होता है, 5 प्रकार की होती हैं रिट, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट के चैप्टर में जब क्वेश्चन कराए होंगे तो वहां पे समझाया होगा। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंट, ये 5 रिट होती हैं। तो 5 रिटों को इश्यू करने का अधिकार जो हमारे संविधान में है फंडामेंटल राइट्स के बचाव के लिए या लागू कराने के लिए, या तो रिट को सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है देश में, या से एक्सप्लेनेशन बहुत समझना अच्छे से, या फिर ये हाई कोर्ट के द्वारा इश्यू की जा सकती है, यानी उच्च न्यायालय के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये जो काम करता है वो काम करता है अंडर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट जो काम करता है वो काम करता है अंडर आर्टिकल 226 यानी अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल मैंने आपको करवा दिए, तो इसका क्वेश्चन का तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इश्यू रिट्स। ये अगर हाई कोर्ट पूछता तो आर्टिकल 226 हो जाते। रिट कितनी है? 5 है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। Which of the following was the first high court established in India? भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है?
इनमें से कौन सा हाई कोर्ट ऐसा था जो सबसे पहले स्थापित हुआ था? मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता। कौन से हाई कोर्ट की स्थापना इनमें से सबसे पहले हुई थी? ये एसएससी का क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया है 2021 में, आपको बताना है। ठीक है, तो देखो पहले हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 162 मान के चलो आप, 1861-62 में, मतलब हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया 61 में, स्थापना हुई है 62 में। तो 1861, 62, 1861-62 में देश में 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। कैलकाटा हाई कोर्ट मतलब कलकत्ता उच्च न्यायालय, फिर आपका बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे उच्च न्यायालय, और मद्रास हाई कोर्ट मद्रास उच्च न्यायालय। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 हाई कोर्ट एक साथ आपके आए हैं, 3 के 3 उच्च न्यायालय एक साथ। अब इन 3 में भी सबसे पहले कौन आया? तो इन 3 में सबसे पहले हाई कोर्ट वही आया जो हमने सबसे पहले लिखा है, यानी कैलकाटा हाई कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैलकाटा हाई कोर्ट की स्थापना आपकी सबसे पहले हुई है इनमें। वैसे ये तीनों की तीनों बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा साथ में ही आए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट इसमें अलग से आया है, जो 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। 1966 में अलग से दिल्ली एक ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना जिसको अलग से हाई कोर्ट हमने देश में दिया। ठीक है, 1966। आपको पता है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है। ठीक है, और आज के समय में अगर हम बात करें कि हर राज्य में हाई कोर्ट होगा या हर राज्य किसी न किसी हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा, तो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट है? तो आंसर आपका लगेगा 214 यानी कि 214। 214 आर्टिकल आपका ये कहता है कि देश में राज्यों के लिए हाई कोर्ट होंगे। ठीक है, अब देखो यहां से मैं आपको समझाता हूं एक ट्रिक, जीएस की, जरा आज की क्लास की ट्रिक नंबर 1 समझते हैं भाई। ट्रिक नंबर 1 देखो, आज की ट्रिक नंबर 1, ट्रिक समझते हैं। ट्रिक है, ट्रिक भी एक पढ़ना कमाल है? क्लास मजे मजे में हो रही है लेकिन कोई मजे में नहीं लेगा, वरना एग्जामिनर आपसे मजे ले लेगा। ट्रिक नंबर 1 में जरा समझो, एक आर्टिकल है 124, यानी 1, 2, 4, इसी 124 को आगे पीछे कर दो, यानी इंटरचेंज कर दो। 4 यहां ले आओ, 2 यहां ले आओ, 2 वहां ले आओ, 1 यहां ले आओ, इंटरचेंज कर दो। तो इसी 124 में से निकल के आ जाएगा 214। यानी 124 आर्टिकल में तो ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, और 214 में ये लिखा है कि हाई कोर्ट होगा यानी कि उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो हम इस ट्रिक से ये समझ सकते हैं कि 124 और 214 अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो दोनों के आर्टिकल निकल के आ जाएंगे। 124 में से आप 214 निकाल सकते हो और 214 में से आप 124 निकाल सकते हो। तो अगर एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो तो आप याद रखना कि 124 जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है उसे आगे पीछे कर दो तो 214 निकल के आ जाएगा, और 214 जो आपका आर्टिकल है वो हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, चलो सवाल नंबर अगला 6। आर्टिकल 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर डील्स विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जब आएगा तो बहुतों का रॉन्ग भी हो जाएगा और हुआ भी होगा, और जाहिर सी बात है। एसएससी सीएचएसएल 2017 का ये आपका क्वेश्चन है जो आपसे मतलब पूछा गया। बोल रहा है कि आर्टिकल 222 जो हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद 222 है, जिस आर्टिकल के तहत हम एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो होते हैं जज न्यायाधीश उनका ट्रांसफर करते हैं, उनका स्थानांतरण करते हैं। ये मैटर किसका है, मतलब ये मामला किसका है? ये डीपीएसपी का जो चैप्टर है उसका मामला है। यूनियन गवर्नमेंट ये केंद्र सरकार का मामला है। स्टेट गवर्नमेंट ये राज्य सरकार का मामला है। फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकारों का मामला है। तो एक हाई कोर्ट का जज किसी दूसरे हाई कोर्ट में अगर मतलब पहुंच रहा है तो ये मामला आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो जाता है। ये मामला आपका स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार का हो जाता है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर यही थोड़ा उल्टा होता कि यानी कि एक हाई कोर्ट का है कोई जज, हाई कोर्ट का है जज न्यायाधीश, और इसका ट्रांसफर हो रहा है, इसका स्थानांतरण हो रहा है टू सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के लिए,
टू सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। तो ये मामला किसका है? ये मामला मतलब सेंटर का है, स्टेट का है, किसका है? तो ये मामला फिर सेंटर का हो जाता। ये फिर हम बोलते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है। तो यहां पर आप एक बहुत सिंपल बात समझो, अगर हाई कोर्ट से हाई कोर्ट कोई जज का ट्रांसफर हो रहा है या आ जा रहा है तो वो मैटर आपका हो जाएगा स्टेट का, राज्य का। और अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कोई आ रहा है जस्ट, तो ये स्टेट आप तो मैटर आपका हो जाएगा सेंटर का, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम करते हैं 7। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एसएससी, एमटीएस 2019 का ये क्वेश्चन, ये प्रश्न, ये सवाल। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। देखो, मुख्य न्यायाधीश का मतलब है चीफ जस्टिस, का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसी को हम इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल तरीके से आपके दिमाग, आपके माइंड में चीजों को बिठा देना है। ठीक है, मतलब माइंड में बिठा देना है, किसी भी रूप में आपका आंसर निकल के आना चाहिए, माइंड में सेट हो जाना चाहिए, डीएनए में, खून में उतर जाना चाहिए। उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपनी इंटेलिजेंसी दिखाऊं, उद्देश्य ये है कि आपको आसानी से मुझे समझाना है। और क्लास पढ़ते वक्त, जब आप क्लास पढ़ के उठो तो आपको ये लगना चाहिए कि क्लास पढ़ते वक्त बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, बुल्स आए सांड की आंख की तरह हिट द टारगेट वाली मतलब क्लास थी एकदम। ठीक है, तो इस मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट कौन करता है? तो देखो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो कोई जज, कोई अन्य न्यायाधीश हो, इन सभी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति ही करता है। लिख लो, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और याद रखना, चाहे हाई कोर्ट का हो जज या सुप्रीम कोर्ट का हो। देखो, मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं। जज एक तो सुप्रीम कोर्ट का होगा, सुप्रीम कोर्ट में होंगे न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में होंगे, प्लस हाई कोर्ट्स के होंगे जज, उच्च न्यायालय के होंगे। इन न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट होगा, यानी कि नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगा, इन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो इनका जो अपॉइंटमेंट है, जो इनकी नियुक्ति है, इन चाहे हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही करता है। ये एक आप चार्ट याद कर लेना हमेशा के लिए। चार्ट से रिवीजन में फायदा ये होता है कि चार्ट से हमें बहुत लंबे समय तक याद रह जाता है और रफ्तार में भी रिवीजन हो जाता है। चार्ट का सबसे बड़ा फायदा यही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला 8। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय रिक्त पर बाध्यकारी हैं। द डिसीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर बाइंडिंग ऑन। चलिए भाई, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रहा है वो किसके ऊपर लागू होते हैं, किसको मानने ही मानने पड़ेंगे? एसएससी एमटीएस 2019 का ये सवाल आप सभी के सामने है। सवाल नंबर 8, एबीसीडी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जी। किसी राज्य के क्षेत्र पर सही देखते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर, अच्छा सभी केंद्र शासितों पर, ठीक है, केवल जिला न्यायालयों पर, ओनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या भारत के सभी न्यायालय कोर्ट्स पर? देखो, अभी अगर आप ध्यान से देखें, मैंने जब ये क्लास स्टार्ट की थी तब आपको एक चार्ट बनाया था और पहले ही चार्ट में एक बात समझाई थी। मैंने आपको ये कहा था कि इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, वो अखंड है, वो एकीकृत है। और इसका मतलब है कि जो ऊपर वाले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो नीचे वाले कोर्ट्स को मानना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी वो इन दोनों को मानना पड़ेगा, ये जो बोल देगा वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना ही मानना पड़ेगा। तो इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखें तो आपका हो जाएगा भारत में सभी न्यायालयों, सभी कोर्ट्स के ऊपर ये लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो सभी कोर्ट्स पे लागू होगा। और अभी मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल याद कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट
आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124, 124 मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा हाई कोर्ट पर। आर्टिकल 214, अभी तो बताइए ट्रिक, 124 को आगे पीछे कर दो, 214 आ जाएगा। और हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर जिला न्यायालय, आर्टिकल 233, ये याद कर लेना। 233 अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि राज्य में जिला न्यायालय होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे। तो मैंने 3 आर्टिकल एक साथ आपके याद कराए हैं संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, कि आर्टिकल नंबर 124 124 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, 214 का संबंध हाई कोर्ट के साथ है, 233 233 233 जो आर्टिकल है वो उसका संबंध आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय के साथ है। ठीक है। सवाल नंबर 9, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी? एसएससी, सीएचएसएल, 2021 का ये क्वेश्चन है, 2021 का ये आपका है प्रश्न। आंसर दो जरा, एक सेकेंड, थोड़ा माइक परेशान कर रहा है। अरे प्रशांत सर को बर्थडे तो विश कर देना, प्रशांत सर को बर्थडे विश कर देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर। जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें बता दूं कि प्रशांत सर आपके इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए, तो देखो हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो इसका आंसर तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर है, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई है कलकत्ता में, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना जो हुई है, स्टैब्लिश जो हुई है, वो 73 में नहीं, वो 74 में हुई है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए, 3 क्वेश्चन बल्कि आपके बन गए कि कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा किस एक्ट में, किस कानून में आई? तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट में आई। रेगुलेटिंग एक्ट किस ईयर में आया? तो 1773 में आया। और चौथा क्वेश्चन के लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1774 में हुई, 1774 में हुई। ये स्थापना कहां हुई? तो इन फोर्ट विलियम हुई। ये चौथा क्वेश्चन बन गया हिस्ट्री के हिसाब से, इन फोर्ट विलियम। तो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना फोर्ट विलियम में हुई। 5वां क्वेश्चन, फोर्ट विलियम आज के समय में कहां है? तो वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। तो उस समय बंगाल में हुआ करता था। तो फोर्ट विलियम आपका कहां था? जैसे रेड फोर्ट है, लाल किला है, वैसे ही मतलब आपका फोर्ट विलियम रहा है। विलियम इंग्लैंड के पीएम या प्रधानमंत्री का नाम रहा है, और उन्हीं प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर फोर्ट विलियम बंगाल में स्थापना हुई थी। ठीक है। सवाल नंबर 10, नेम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। उन प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। एसएससी, सीएचएसएल, 2017 का यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मीरा कुमारी, लीला सेठ, अंजू जॉर्ज और पूर्वी जोशी। सवाल नंबर 10 आप सभी के सामने है, बताओ पहली ऐसी महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी भारत में किसी भी स्टेट हाई कोर्ट में, किसी भी उच्च न्यायालय में। फर्स्ट इंडियन फीमेल हु बिकम चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया। एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में पहली बार कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। आंसर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। लीला सेठ पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, चीफ जस्टिस बनी है। ठीक है, लीला सेठ, जस्टिस लीला सेठ। देखो एक बार देख लो, मोहतरमा माननीय न्यायाधीश श्रीमती लीला सेठ जी, ये है न्यायाधीश लीला सेठ, पहली बार कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। और ये हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है, यानी हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, वहाँ की चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के तौर पे रही, वो भी हिमाचल प्रदेश में 8वें नंबर की 8th चीफ जस्टिस बनी। 1991 से लेकर 1992, देखिए 1991 से 1992 लगभग 1 से 1.5 साल तक ये वहाँ की मुख्य न्यायाधीश रही। वुमेन जज ऑन द
दिल्ली हाई कोर्ट, और ये दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश भी रही और फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट, और पहली ऐसी महिला रही जो कि किसी भी उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में महिला उच्च न्यायाधीश रही हो। जज ये बनी थी दिल्ली में, जो ये रही दिल्ली हाई कोर्ट में एज अ जज, वो 1978 से 1991 रही, 1978 से 91 लीला सेठ जी। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि चीफ जस्टिस तो ये रही, लेकिन 1978 से 1991 तो ये रही एज अ जज, सिर्फ न्यायाधीश रही। कौन से हाई कोर्ट में? दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रही हैं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। वाह क्या शॉर्ट निकाला मैंने, HPHC, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ये रही चीफ जस्टिस, ये रही मुख्य न्यायाधीश, ये रही मुख्य न्यायाधीश 1991 से 92 तक, 1991 से 92। और कौन से वे नंबर की चीफ जस्टिस रही है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की? 8वीं, यानी कि 8th नंबर के। ठीक है, श्रीमती न्यायाधीश लीला सेठ। चलिए सवाल नंबर 11, तो इससे पहले मैं 11 पे बढ़ूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, देखो वीडियोस की व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स, इनके ऊपर मत जाओ। जो मैं आपको दे रहा हूं ये सच में क्रीम है, जो जब बच्चों को धीरे धीरे पता लगेगा तो आपको यहाँ सैलाब भी दिखाई देगा, बच्चा भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, बिकॉज टैलेंट इज साइलेंट, हुनर शांत होता है। और जिस दिन ये हुनर लोगों तक पहुंचेगा उस दिन आग लग जाएगी, सैलाब हो जाएगा, 1-1 किलोमीटर, कई किलोमीटर तक धुआं धुआं हो जाएगा। कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिलेक्शन के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र रामबाण है। और अभी तो सिर्फ आप ये समझो ये शुरुआत है, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा मतलब सीरीज के रूप बदल जाएंगे, मायने बदल जाएंगे, बिल्कुल पैशन, जुनून सब चेंज हो जाएगा। लंबी लंबी मैराथन भी आएंगी, लाइव सेशन भी आएंगे आपके लिए। ठीक है, बिकॉज आई एम हियर टू टीच यू, नॉट आई एम हियर नॉट टू इम्प्रेस यू। मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं हूं, मैं आपके एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए नहीं हूं, मैं सिलेक्शन के लिए हूं। और अगर जब तक इन सब्जेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन, अगर बोले योगदान आपके सिलेक्शन में ना हो, तो पढ़ाने के ऊपर धिक्कार है। मतलब ऐसे पढ़ाने का मुझे लगता है कि ऐसे टीचर को नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका योगदान आपके लाइफ में होना चाहिए। ऑलरेडी ये जो क्लास आपकी चल रही है इस हिसाब से चल रही है कि आप मतलब ये 2025 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और आपको लगभग लगभग पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिक्स आती है, और उसी के हिसाब से मैं क्लास आपको समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अब आप सोचो कि चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूं, बस देखते हैं कि पॉलिटी क्या होती है, देखते हैं पॉलिटी क्या होती है, तो पॉलिटी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ऑलरेडी आपने मतलब अपना सिलेबस फिनिश कर रखा है, अगर नहीं कर रखा है तो आप उसे कर लें। RG विक्रमजीत ऐप पर आप मतलब जाएं, वहां पर आपको बैचेस वगैरह मिल जाएंगे। अगर बैच लेने हैं तो मैं किसी बैच का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको लगता है नहीं चाहिए, बिल्कुल मत लीजिए आप भाई आप। लेकिन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे से टारगेट करना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन सिर्फ इससे भी हो जाएगा, इट्स गारंटी। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। सवाल नंबर 11, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी हाई कोर्ट ऑफ लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन विच ऑफ इंडियन स्टेट? जो हमारा लक्षद्वीप है, जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका हाई कोर्ट मतलब वो किस हाई कोर्ट की अथॉरिटी में आता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है SSC CPO SI 2017 का यह आपका प्रश्न है। तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, केरला में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है, या कर्नाटका में आता है? तो आप देखो ये केरला हाई कोर्ट में आता है, ये केरल उच्च न्यायालय में आता है। ठीक है, केरला उच्च न्यायालय में यानी केरला हाई कोर्ट में 2 रीजन्स आते हैं, एक तो लक्षद्वीप आता है और एक खुद केरला आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि केरला जो हाई कोर्ट है यानी केरल जो हाई कोर्ट है वो कोई हाई कोर्ट नहीं है, केरला इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन हाई कोर्ट। ये कॉमन उच्च न्यायालय या संयुक्त उच्च न्यायालय का उदाहरण है, संयुक्त उच्च न्यायालय। ठीक है, तो केरला इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट, यानी केरल जो उच्च न्यायालय है वो एक संयुक्त उच्च न्यायालय का उदाहरण है, कॉमन हाई कोर्ट का एग्जाम्पल है वो।
ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट। एक सेकंड गाइस। हाँ जी, हाँ वो स्टाफ आ गया था थोड़ा कुछ पूछने के लिए, कल की क्लास का शेड्यूल। हाँ, हाँ तो आप मतलब देख सकते हैं कॉमन हाई कोर्ट है। जैसे कि मैं आपको इसमें से बताऊं कि इसमें जो भी ऑप्शन है, तमिलनाडु में जो मद्रास हाई कोर्ट है वो भी कॉमन हाई कोर्ट है, बाकी इसके जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जो हाई कोर्ट है वो कॉमन हाई कोर्ट में नहीं आता। कॉमन हाई कोर्ट का मतलब होता है कि जिस हाई कोर्ट के अंतर्गत एक या एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित आते हो, यानी कि जिस हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक स्टेट आ रहा हो, राज्य आ रहा हो, जिस हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश आ रहा हो, उसे कॉमन हाई कोर्ट कहते हैं। अब यहां से आपके लिए ना दो बातें निकल के आती हैं। देखो, अगर मैं आपको यही पूछ लूं, मैं आपसे यही पूछ लूं कि भैया भैया हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, उच्च न्यायालय का आर्टिकल कौन सा है, तो आंसर आपका होगा 214 214। लेकिन कॉमन हाई कोर्ट का आर्टिकल अलग है। कॉमन हाई कोर्ट का आर्टिकल जो आपका है, कॉमन हाई कोर्ट के लिए जो अनुच्छेद है, संयुक्त उच्च न्यायालय के लिए जो आपका आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो है 231 231। तो सिर्फ अगर एग्जाम में हाई कोर्ट पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल में हाई कोर्ट का उल्लेख है कि हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, तो आंसर होगा 214। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लीजिए कि कॉमन हाई कोर्ट किस आर्टिकल में, तो आंसर होगा 231। ठीक है, 231। और भारत में बहुत सारे कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है, J&K हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट है। चलिए सवाल नंबर 12। इन 1862 द हाई कोर्ट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड एट, 1862 में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली, झांसी, मद्रास और ग्वालियर। तो इन ऑप्शन के हिसाब से तो आपका आंसर मद्रास हो जाएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। फर्स्ट हाई कोर्ट स्टैब्लिश जो आपके हुए थे 1862 में 3 शहरों में हुए थे, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। इसके हिसाब से तो आंसर आपका मद्रास हाई कोर्ट हो गया। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल है। फिर भी अगर सिर्फ फर्स्ट हाई कोर्ट लिखा हो कि पहली बार हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो देखो 1862 में हुई थी, ये तो हमें पता है। कहाँ हुई थी, तो आंसर कैलकाटा होगा। यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय अगर ऑप्शन में हो और मद्रास हाई कोर्ट भी ऑप्शन में हो, तो आंसर आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, इन ऑप्शंस के हिसाब से आपका होगा मद्रास। जैसे दिल्ली का हाई कोर्ट अलग है, झांसी जो है वो आपके यूपी के हाई कोर्ट में आएगा, ग्वालियर जो है वो आपके वहाँ के एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जो है आपके उस हाई कोर्ट में आएगा, जबलपुर हाई कोर्ट में। ठीक है, सवाल नंबर 13। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है, यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? सवाल नंबर 13 आप सभी के सामने है। वो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, पार्लियामेंट, संसद। एसएससी CGL 2016 का प्रश्न है ये, 2016 का प्रश्न है ये ऑलरेडी। एसएससी CGL 2016 सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आपके कौन सुपरवाइज करता है? बताओ। देखो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपको बहुत सिंपल बता देता हूं कि ये एक प्रकार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होते हैं, एक प्रकार के जिला न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय भी आपके सेशन कोर्ट में डिवाइड हो जाते हैं, सेशन कोर्ट्स यानी सत्र न्यायालय, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि सब ऑर्डिनेट न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो ये एक प्रकार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट के अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे DC यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो SC के नीचे HC और HC के नीचे DC। इस हिसाब से आपका बनता है। आर्टिकल मैंने आपको पहले ही इनके समझाया कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 124, हाई कोर्ट का आर्टिकल 214 214 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आर्टिकल आपका 233 213। ठीक है, सॉरी 33। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है?
और फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसे माना जाता है? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश को, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को, लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री को, या सॉलिसिटर जनरल महान्यायकर्ता को किसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? पहला कानून अधिकारी, देश का पहला कानून अधिकारी। यस, कम ऑन। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, देश का पहला कानून अधिकारी, पहला। एसएससी सीजीएल 2016 का प्रश्न, और फर्स्ट लॉ ऑफिसर आपका अटॉर्नी जनरल होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी देश का पहला कानून अधिकारी माना जाता है, या हम इसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं। भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसका काम है भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह प्रोवाइड करवाना, एडवाइस देना। और ये किस आर्टिकल में है अगर आपसे पूछा जाए, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, तो ये है आपका आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76। ये कहता है कि देश का एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब होगा, देखो जरा ध्यान से, इस समय देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी ये साहब है आर वेंकट रमणी। प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देश के इस समय के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी, देख लो ना, इस समय के हैं। हालांकि करंट अफेयर में चीजें चेंज होती रहती हैं, तो आप इन्हें अपने समय के हिसाब से करंट में अपडेट करते रहना। वेंकट रमणी टीचर को, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो मुझे इसमें करंट की चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि बाद में जो बच्चे देखेंगे, मान लो सपोज करो ये क्लास कुछ बच्चों ने 2026 में देखी और 2026 या 2025 के एंड में देखी, और 2025 के एंड में अटॉर्नी जनरल चेंज हो गया, तो वो तो बेचारे यही याद करके चले जाएंगे। आर वेंकट रमणी इस समय के अटॉर्नी जनरल है। अब देखो मैं यहाँ पे ना आपको एक जादू दिखाता हूँ, एक और चीज आपको समझाता हूँ जो बहुत ही बेहतरीन चीज है। ठीक है, पॉलिटी में आप बोलोगे वाह सर वाह मजा आ गया। देखो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर की, ठीक है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर, पहले कानून अधिकारी की। हम इसी की तो बात कर रहे हैं मेरे बच्चे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर तो पूरे देश के लिए भी होता है, यानी हम उसे बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आप ऐसे नहीं, आप मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, भारत सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के लिए। और एक फर्स्ट लॉ ऑफिसर यानी पहला कानून अधिकारी आपका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है अपना अलग से, राज्य सरकार का भी होता है, राज्य सरकार का भी पहला कानून अधिकारी होता है, और भारत सरकार का भी पहला कानून अधिकारी होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सबसे पहला कानून अधिकारी होता है जो हमने अभी पढ़ा, उसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जिसके ऊपर अभी हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, आपका होता है, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी। ठीक है, और ऐसे ही स्टेट में यानी कि राज्य में जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है उसका नाम है एडवोकेट जनरल। ये लगभग एग्जाम में जब आप जाओगे तो ये सेम से लगते हैं। इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता इसे कहते हैं महाअधिवक्ता। ठीक है, इसको हम कहते हैं महाअधिवक्ता। दोनों के लिए संविधान में आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है। अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल अनुच्छेद है हमारा 76 यानी अनुच्छेद 76 है, और एडवोकेट जनरल के लिए, महाअधिवक्ता के लिए आर्टिकल है 165 यानी कि अनुच्छेद 165। तो अनुच्छेद 165 165 एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता की बात करता है, और वहीं सेंटर में अटॉर्नी जनरल की बात करता है 76। यानी जो पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल 76 में अनुच्छेद 76 में, वही पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, राज्य सरकार के लिए आर्टिकल 165 में 165 में है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से याद कर लेना और कमेंट जरूर करना कि क्लास कितनी अच्छी समझ में आती है। आपका कमेंट करना
और कमेंट करके सही रिव्यू देना ही आप समझो एक जोश और एक मोटिवेशन है। जैसे मेरा अच्छे से क्लास पढ़ाना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराना आप लोगों के लिए मोटिवेशन का काम है। विश्वास मानो आपके कमेंट्स किसी तालियों से कम नहीं, वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशन का ही काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है, देखो मैं एक्टिंग वैक्टिंग वाला टीचर हूं नहीं यार, मतलब आई एम नॉट अ यूट्यूबर और मैं सेलिब्रिटी तो बिल्कुल ही नहीं हूं। मैं एक सिंपल सा टीचर हूं जिसका काम सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है। तो अब पढ़ाने में तालियां तो बच्चों की चाहिए, स्टूडेंट्स की नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? आर्टिकल 134A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू। चलिए बताइए, सवाल नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आर्टिकल 134A के तहत जो आर्टिकल 34 है, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील करनी है तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है 134A के तहत। किसके लिए? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, केंद्र सरकार के लिए है। एसएससी CHSL 2017 का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 16, When was the first law commission set up in independent India? स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? सवाल नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है। आजाद भारत में फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना कब हुई थी? एसएससी CHSL 2021 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो यहां अगर आजाद भारत नहीं लिखा होता और सिर्फ लिखा होता कि फर्स्ट लॉ कमीशन, पहले कानून आयोग की स्थापना कब हुई थी, सिर्फ इतना लिखा होता, इतना लिखा होता तो आंसर आपका 1834 होता, 1834 होता कि फर्स्ट लॉ कमीशन, पहला कानून आयोग देश में जो आपका आया वो 1834 में, 1834 में आया। लेकिन यहां इसने शब्द लिख दिया एग्जामिनर ने, स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन, पहला कानून आयोग, तो आंसर 1955 हो जाएगा, 1955 हो जाएगा। इस समय देश में लगभग 22वां या फिर 23वां कानून आयोग चल रहा होगा, ठीक है। तो जिसे आप करंट अफेयर में समय समय पर कवर करते होगे, ठीक। चले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कहने का मतलब यह है वो आपसे CAG के बारे में पूछ रहा है कि इंडिया में कैग का अपॉइंटमेंट, CAG की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा या राज्यसभा या प्रधानमंत्री? आप इस क्वेश्चन की खास बात देखो, CPO SI 2016, CPO SI मतलब 2016 देख रहे हो, एक 7 जून को पूछा, एक 4 जून को पूछा, सेम एग्जाम्स में पूछे। एक SSC MTS 2019, इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, और भी बार ये आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। ये तो जो मतलब एग्जाम्स थे आसपास के वही आपको लिखकर मतलब दे दिए गए हैं। ये आपके ये शीट्स PPT PDF में खुद रेडी करता हूं, ताकि मतलब जब मैं क्वेश्चन रेडी कर रहा हूं तो मेरे को पता हो कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं और मैं किस गहराई तक आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो ये अच्छा, इन PDF को प्राप्त करने के लिए आप GS बाय दीपक शर्मा के नाम से जो टेलीग्राम है उसे अवश्य ज्वाइन कर लेना। GS बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये PDF पूरी सॉल्यूशन के साथ आपको मतलब मिल जाएगी, ठीक है। ये टेलीग्राम है GS बाय दीपक शर्मा के नाम से, आप इसे ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सब मिल जाता है। जैसे देखो पॉलिटी क्लास की जो PDF थी वो आपको मतलब यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। पिछली वाली जो पॉलिटी क्लास मैंने आपकी ये ली थी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सवाल। फिर देखो ज्योग्राफी में एशिया कॉन्टिनेंट भी है, इसकी भी PDF आपको देखो। GS ज्योग्राफी जो है एशिया कॉन्टिनेंट, इसकी भी PDF आपको मतलब आगे। तो ये सब आप फॉलो किया करो, इन सबको सेव करके रख लिया करो, ठीक है। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो GS बाय दीपक शर्मा के नाम से टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ भाई, तो देखो CAG को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और CAG की पोस्ट आपसे पूछा जाएगी कि किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 ये कहता है कि देश का एक कैग होगा यानी कि CAG होगा। तो आर्टिकल 148 में CAG का पता, CAG का एक ही काम है भारत सरकार का लेखा जोखा तैयार करना, कितना पैसा गया और कितना आया। सवाल नंबर 18, इन विच ईयर वाज द ऑफिस ऑफ द फर्स्ट अकाउंटेंट जनरल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
ठीक है, 1858, 1890, 1845 से 1867। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल, तब आंसर लगाओ 1858। 1858 में 1857 का विद्रोह जब समाप्त हुआ, 1857 का रिवॉल्ट जब समाप्त हुआ, तो कैनिंग के समय में, यानी कैनिंग उस समय वाइसरॉय था, तो कैनिंग के वाइस रॉयल्टी के समय में भारत में पहले अकाउंटेंट जनरल यानी एजी की पोस्ट मतलब लाई गई थी, लेखा जोखा तैयार करने के लिए कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो पैसा खर्च कर रही है वो कहां इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 19, Who among the following holds the office during the pleasure of the president? निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, बताओ। ये जो 1, 2, 3 आपको दे रखे हैं, इनमें से वो कौन है जो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कोई पद या पोस्ट संभालते हैं? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का राज्यपाल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक, कौन, बताओ। एसएस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे। एसएससी सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन है, कौन सी पोस्ट इनमें से ऐसी है जो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक आप पोस्ट पर रहोगे, वरना वो आपको कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता है। तो देखो इसमें से 2 ही पोस्ट ऐसी हैं जो कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार काम करती हैं, एक तो अटॉर्नी जनरल और एक गवर्नर ऑफ स्टेट। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2, यानी कि 1 and 2 इज द करेक्ट। ठीक, क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का तो पूरा आपका कार्यकाल होता है ना, ये तो आपका पूरा कार्यकाल होगा। जैसे कि इसका तो पूरा एज है अपने 65 ईयर्स तक, इसका रिटायरमेंट जो एज है वो 65 साल तक है। इसको राष्ट्रपति इसका इच्छा अनुसार नहीं हटा सकता, अपने इच्छा अनुसार, जब इसका कार्यकाल पूरा होगा तभी हटाएगा या कोई बदतमीजी करेगा तब। लेकिन अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी और राज्य के राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा बताया था, 76, गवर्नर ऑफ स्टेट का आर्टिकल 153 और सीएजी का तो आर्टिकल अभी बताया 148। ये सब आपके टिप्स पे आ जाने चाहिए, रात में कोई सोते में पूछ ले तो आंसर आ जाए। सवाल नंबर 20, आखिरी प्रश्न, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत को वित्त आयोग कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के वित्त आयोग को। ये क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2016 का। फाइनेंस कमीशन जो है यानी वित्त आयोग जो है वो किस आर्टिकल में है? वित्त आयोग जो है वो किस आर्टिकल में है? तो वित्त आयोग का आर्टिकल 280 280 है। 280 में ये लिखा है कि देश का एक वित्त आयोग होगा। वित्त आयोग का काम है केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करवाने के लिए रिकमेंडेशन, सिफारिश देना। जब किस हिसाब से करों का बंटवारा होगा ये काम फाइनेंस कमीशन करता है। पहले फाइनेंस कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी, 1952 में। इस समय देश में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, 16 फाइनेंस कमीशन। ये टॉपिक आप इकोनॉमिक्स में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 ईयर्स 5 साल है, मतलब बोल सकते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट्स न्यू फाइनेंस कमीशन। हर 5 वर्षों में राष्ट्रपति एक नए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो ये तो 20 सवाल न्यायपालिका के टॉपिक से जो मैंने आपको मतलब बहुत अच्छे से करवाए, इन्हें आप फॉलो कर लेना, कमेंट करके अवश्य बताना, ठीक है। कोई अगर डाउट, कोई शक, सुबह संदेह रह गया हो तो उसे आप अवश्य मतलब फॉलो करना। प्रशांत सर को एक बार बड़े विश अवश्य आप लोग कर देना, ठीक है। दीपक शर्मा सर जी के जीएस के नाम से जो आपका यूट्यूब है, वहां पे मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट वगैरह आपकी तैयार कर रखी है, ठीक है। पॉलिटी की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, 2 सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की तीसरी क्लास भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग रखें अपना ध्यान और पढ़ाई लगातार करनी है। आप जीवन में कुछ भी करें बट टारगेट शुड बी अचीव। धन्यवाद, थैंक यू।